हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और इस टॉपिक के बारे में आप जानना भी चाहेंगे क्योंकि इंग्लिश में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से पोएट्री में यानी पोयम में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। जिस तरह शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण बहुत मदद करता है, उसी तरह इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमें फिगर ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। फिगर ऑफ स्पीच को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो अगर मैं बात करूं इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसे 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले रिसेम्बलेंस के बेस पर यानी समानता के आधार पर। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच मैं बताऊंगा वो है सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट यानी असमानता के आधार पर मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताऊंगा। उसमें आता है एंटीथेसिस और एपिग्राम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसोसिएशन के आधार पर यानी संसर्ग के आधार पर जो फिगर ऑफ स्पीच आते हैं वो हैं मेटोनिमी एंड सिनेक्डोच। उसके बाद कंस्ट्रक्शन यानी रचना के आधार पर जो फिगर ऑफ स्पीच आते हैं वो हैं क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और इसके साथ साथ मैं कुछ अदर फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के आधार पर वाले फिगर ऑफ स्पीच की। तो सबसे पहले आता है सिमिली। तो सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इसमें 2 अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कम से कम एक समानता ज़रूर होती है। इसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस में लाइक और एज आता है वो सभी सिमिली कहलाते हैं। तो चलिए इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम यानी जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो क्या जीवन स्वप्न की तरह हो सकता है? हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर रियलिटी में देखें तो नहीं। उसके बाद अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े तो हर वर्ड आर स्वीट लाइक हनी यानी उसके वाणी इतनी मीठी है जैसे कि शहद। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्चुअली में रियलिटी में तो नहीं हो सकता। तो ये है सिमिली। इसकी पहचान यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक या एज आता है। तो अब हम बढ़ते हैं मेटाफर की तरह। मेटाफर को हम रूपक अलंकार भी कहते हैं। तो ये भी सिमिली के जैसा होता है, पर इसमें हम 2 अलग अलग चीज़ों को एक ही मान लेते हैं। जैसे एक बच्चा है जो बहुत बहादुर है, तो बोलेंगे वो शेर के जैसा है, लेकिन हम बोलें वो शेर ही है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा मेटाफर। पहचान इसकी आप इस तरह कर सकते हैं कि इसमें लाइक एंड एज नहीं आता है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा कि कैमल शिप के जैसा है, मैंने बोला कैमल शिप ऑफ डिजर्ट है यानी रेगिस्तान का जहाज है। उसके बाद लाइफ इज अ ड्रीम यानी कि जीवन सपना है। तो जीवन जो है वो सपना है, वो मैंने मान लिया। यहाँ पे मैंने लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन पर। पर्सोनिफिकेशन जिसे हम मानवीकरण भी कहते हैं, इसमें निर्जीव वस्तु या भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन, यानी किसी भी निर्जीव चीज़ों को हम ऐसे बिहेव करते हैं कि उसमें जान है, उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ अनुभव एक अच्छा टीचर है। यह अनुभव जो है यहाँ पर विचार है। क्या ये विचार सच में एक टीचर हो सकता है? तो अगर रियलिटी में देखें तो नहीं। तो यहाँ पर एक निर्जीव चीज़ या कोई भावनात्मक विचार है, उसको हम एज अ सजीव चीज़ मान लेते हैं। उसके बाद लव इज अ ब्लाइंड। प्यार अंधा है। तो क्या प्यार अंधा हो सकता है? उसके बाद आगे देखें, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन यानी समय और मौका कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर भी ये सारे एग्जाम्पल हैं पर्सोनिफिकेशन के। उसके बाद हम आगे बढ़ें एपिस्ट्रॉफी की तरफ। तो एपिस्ट्रॉफी को हम हिंदी में कहते हैं संबोधन। संबोधन बिल्कुल आपका पर्सोनिफिकेशन के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें किसी मृतक या कोई अनुपस्थित मानवीय गुण वाला वस्तु हो या कोई विचार हो तो उस पर सीधा संबोधन किया जाता है। यहाँ पर इसकी पहचान हम इस तरह कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन आए, एक्सक्लेमेशन मार्क आए, उसको हम एपिस्ट्रॉफी समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, ए मेरी तन्हाई तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ गए। तो ये जो सेंटेंस है ये है एपिस्ट्रॉफी। उसके बाद एक और सेंटेंस है मिल्टन Thou shouldst be living at this hour. ए मिल्टन तुम्हें इस वक्त यहाँ जिंदा रहना चाहिए था। तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस है जो कि किसी मृतक को, किसी अनुपस्थित या किसी मानवीय गुण वाली वस्तु या विचार को सीधा संबोधन किया जा रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है हाइपरबले। इसमें जब हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो उसे हम हाइपरबले कहते हैं। जैसे वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई, आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर। हाँ, नदियाँ सूख गई हैं, अगर ऐसा होता तो मैं अपनी आंसुओं से उस नदी को भर देता। तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल है कि वो अपने आंसुओं से नदी को भर देता? बेसिकली ये जो हाइपरबोल है यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। अक्सर हम कहते हैं कि अपने सेंटेंस में कि मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मेरी बात सुनो, या फिर हम कहते हैं कि तुमने तो ऐसा काम किया जिससे मेरी नाक कट गई। अब क्या सही में नाक कट जाती है? नहीं ना। तो इसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। आई एम सो हंग्री आई वुड ईट अ हॉर्स। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं घोड़े को खा लूंगा। क्या सच में घोड़े को खा लेगा भूखा है तो? नहीं ना। उसके बाद हम बोलते हैं एक और सेंटेंस, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। यानी कि जैसे कि ये एक यहाँ पर फ्रेज है, अब इसको हम इस तरह बोलते हैं कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि बिल्ली और डॉग जो हैं वो बरस रहे हैं। तो क्या एक्चुअल में बरस रहे हैं? नहीं, बढ़ा चढ़ा के इसको बोलना है। तो ये क्या है? हाइपरबले है। अब हम दोस्तों अगले टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं जो कि है हमारा विपरीतार्थ के आधार पर, यानी कॉन्ट्रास्ट के आधार पर। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट पर हम जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस क्या होता है? तो दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों या भावनाओं को एक ही वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है। यानी दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द है जो दोनों की भावनाएं एक दूसरे से क्या हैं? अलग अलग हैं। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस की बात करें कि मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। यानी कई लोगों को बुलाया गया पर कुछ ही को चुना गया। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस हैं बट दोनों के मतलब क्या हैं? एक दूसरे के अलग अलग हैं, यानी विपरीत है, दोनों के अपोजिट है। बुलाया गया पर कुछ को ही चुना गया। उसके बाद एक और सेंटेंस है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब यहाँ पे भगवान की इच्छा के आगे मनुष्य दुर्बल है। यहाँ पर मैन प्रपोज कर रहा है बट गॉड उसको डिस्पोज कर दे रहा है। यानी एक का अपोजिट बात कही जा रही है। दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों या भावनाओं को एक ही वाक्य में प्रयुक्त किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कैटेगरी में है अगला नाम ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन की बात करते हैं। तो ये भी एंटीथेसिस की तरह होता है पर इसमें सिर्फ दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं एक सेंटेंस में, जबकि एंटीथेसिस में दो अलग अलग सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर और इरेगुलर दो अलग अलग शब्द हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद अ सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ द काइंड क्रुएलिटी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। अब यहाँ देखिए काइंड और क्रुएलिटी दोनों दो वर्ड है और दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यही डिफरेंस है ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में।
चलिए आगे बढ़ते हैं एपिग्राम में। तो ये भी अपोजिट मैसेज देता है, पर शॉर्ट में, जो आपको थोड़ी देर सोचने पर मजबूर कर देता है और कुछ देर बाद आपको उसका मतलब समझ में आ जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब यहाँ पर इसका हिंदी होता है, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति का नेचर उम्र और समय के साथ नहीं बदलता है। तो इसका मैसेज, इसको पढ़ने का अपोजिट हमें मिल रहा है। जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उसका अपोजिट हमें मिल रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, एपिग्राम है। उसके बाद एक और सेंटेंस हम लेते हैं कि ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेवर मेक्स अ फो। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपना स्टैंड लेने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे इस डर से कि कहीं पर वो हमारा दुश्मन ना बन जाए, तो हम दोस्त नहीं बना पाएंगे। तो इस सेंटेंस में भी जो मतलब ये कहना चाह रहा है उसका अपोजिट हमें मैसेज मिल रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एपिग्राम। अगला हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है आयरनी। तो आयरनी क्या होता है, ये वो अलंकार होता है जहां वाक्य का एक्चुअल मीनिंग दिए गए वाक्य से बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर जो भी एक्चुअल मीनिंग होगा वो बिल्कुल अपोजिट होगा दिए गए वाक्य से। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को समझेंगे, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। ये अब ये बताइए, ये अनएक्सपेक्टेड वाक्य है, यानी कि इस वाक्य को सुनने के बाद हमें कुछ अजीब नहीं लगता है, क्योंकि फायरमैन जो फायर स्टेशन होता है वो क्या करता है, वो दूसरी जगह जाकर के आग बुझाने का काम करता है, तो खुद कैसे वहां पे आग लग सकता है। दूसरा मैं बात करता हूँ कि द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब। अब पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, क्या पुलिस स्टेशन सबकी हेल्प करता है, जो चोरों को पकड़ता है उसके वहाँ खुद चोरी कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत बात है। उसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स, यानी कि पायलट को हाइट का डर है। तो आप सभी जानते हैं कि पायलट तो ऊंचाई पे एरोप्लेन चलाते हैं और जितना ज़्यादा समय ऊंचाई पर ही यानी हाइट पर ही रह करके अपना समय बिताते हैं, तो वो कैसे ऊंचाई से डर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि द टीचर फेल द टेस्ट, यानी टीचर फेल हो गए टेस्ट में। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि टीचर ही तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उन्हें नॉलेज देते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, तो वो कैसे फेल हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल निराधार हो गया, इसका अपोजिट मीनिंग हमें मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, आयरनी है। उसके बाद अगला फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात करूँ तो वो है पन। तो पन में किसी शब्द का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसका एक से ज़्यादा मतलब निकले। पन को हम फन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम याद भी कर सकते हैं, पन मतलब फन। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई कैन रिमेंबर विच स्टेट माई वाइफ wanted to visit for our next vacation. इट्स ओके अलास्का। अब इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आपको अलास्का एक वर्ड दिखता है। तो अलास्का अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ये बिल्कुल लग रहा है आइल आस्क हर। तो इसे ही हम पन कह सकते हैं, जिसमें डबल मीनिंग निकल रहा हो। अलास्का, आइल आस्क हर, अब इसे निकल रहा है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रॉप्ड एन इलेक्ट्रॉन समवेयर, आर यू श्योर, यस आई एम पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो गया कहीं पर, तो तुम क्या श्योर हो। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन, अगर किसी जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन बचेगा और न्यूट्रॉन बचेगा। तो बचेगा क्या, पॉजिटिव ही तो होगा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, पन, जिसमें वर्ड का दूसरा मतलब निकल रहा है, डबल मीनिंग निकल रहा है। अब दोस्तों हम अगले कैटेगरी की बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की, वो है एसोसिएशन के बेस्ड पर, यानी संसर्ग के बेस पर, यानी संसर्ग के आधार पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आते हैं उसकी मैं बात करूंगा। नंबर 1 पे मैं बात करूंगा मिटोनिमी की। तो मिटोनिमी का मतलब क्या होता है, तो मिटोनिमी का मतलब होता है नाम बदलना। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी को ऐसी चीज के नाम से पुकारा जाता है जिससे उसका कुछ संबंध होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द बेंच, तो इसका इस्तेमाल जज के लिए हुआ है,
जज इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम देखें तो वो है वी आर रीडिंग शेक्सपियर। अब यहाँ शेक्सपियर बता रहा है कि वे शेक्सपियर की लिखी हुई कहानी या कविता को पढ़ रहे हैं या ड्रामा को पढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है द सिटी स्लीप्स। यहाँ सिटी बता रहा है उस शहर में मौजूद लोगों के बारे में जो सो रहे हैं। चलिए अगला फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं इस कैटेगरी का, वो है सिनेक्डॉच। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक हिस्से से पूरे को रिप्रेजेंट किया जाता है या पूरे से एक को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड। ब्रेड जो कि एक है और फूड जो कि पूरा है, उसे रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया। यहाँ इंग्लैंड और इंडिया क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, ही हैज़ मेनी माउथ्स टू फीड। यहाँ माउथ बता रहा है कि उस पर बहुत से लोग डिपेंड हैं। उसके बाद अगले फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और इस फिगर ऑफ स्पीच में एपिथेट को ट्रांसफर किया जाता है, यानी एडजेक्टिव को अपने सही शब्द की जगह पर किसी दूसरे ऐसे शब्द के साथ जोड़ा जाता है जो उस वाक्य में उस सही शब्द से जुड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे, आई हैड अ वंडरफुल डे। यहाँ डे खुद तो वंडरफुल नहीं होगा, वंडरफुल डे तो स्पीकर का होगा। यहाँ एपिथेट वंडरफुल एसोसिएट कर रहा है स्पीकर को। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सारा हैज़ एन अनहैप्पी मैरिज। यहाँ मैरिज तो खुद खुश नहीं होगा या फिर दुखी भी नहीं होगा, क्योंकि मैरिज में खुद का इमोशन नहीं होता है। अगर हम बात करें सारा की, तो सारा में इमोशन होगा। तो यहाँ पर जो मैरिज की बात हो रही है वो सारा की बात हो रही है। यहाँ पर जो मैरिज है वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है किसको, सारा को। उसके बाद हम बात करते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच जो कि है लाइटोटेस। यहाँ पर हम लाइटोटेस की बात कर रहे हैं। तो लाइटोटेस में क्या होता है कि इसमें निगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसका मतलब पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझे, शी इज़ नॉट अनकाइंड। इसका मतलब हुआ कि वो काइंड है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, दे आरंट अनहैप्पी विद द प्रेजेंटेशन। इसका मतलब हुआ कि वे खुश हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, इट वॉजेंट अ टेरिबल ट्रिप। इसका मतलब हुआ कि ट्रिप अच्छा था। अगला फिगर ऑफ स्पीच का टाइप है कंस्ट्रक्शन के बेस पे, यानी रचना के आधार पर कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 की बात करें, वो है क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो इसमें हम अपनी बात को एक सीरीज में बताते हैं। इसमें जो सबसे कम इम्पॉर्टेंट बात होती है उसे हम पहले कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है उसे हम सबसे आखिरी में कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। यहाँ पहले मैं आया, फिर देखा, फिर जीत गया। यहाँ सबसे पहले हम कम इम्पॉर्टेंट वाली बात को कह रहे हैं और सबसे आखिरी में हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात को कह रहे हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, आपने वो स्पीच सुनी होगी अब्राहम लिंकन की। उन्होंने बहुत ही फेमस लाइन बोली थी डेमोक्रेटिक पर कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सबसे पहले कहा गया जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। यहाँ पर सबसे पहले जो कम इम्पॉर्टेंट बात है उसको उन्होंने पहले कहा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है जनता के लिए, उसको सबसे आखिरी में इन्होंने कहा। इस कैटेगरी में अगला फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो वो है क्लाइमैक्स का उल्टा, एंटी क्लाइमैक्स। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एंटी, एंटी यानी अपोजिट है। किसका अपोजिट है, क्लाइमैक्स का है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्लाइमेक्स में हम सबसे पहले कम इम्पॉर्टेंट वाली बात को लिखते हैं और सबसे आखिरी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात को कहते हैं। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात को कहते हैं और सबसे आखिरी में हम कम इम्पॉर्टेंट वाली बात को कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ही लॉस्ट हिज फैमिली,
हिज कार एंड हिज सेल फोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद सबसे आखिरी में उसका सेल फोन इम्पॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल हम देखें कि शी इज़ अ मदर, अ राइटर एंड अ गुड कुक। सबसे पहले तो वो एक माँ है, उसके बाद राइटर है और उसके बाद एक अच्छी कुक है। अगले एग्जाम्पल की बात करें कि ही पास द एग्ज़ाम, ही प्रिपेयर्ड इट, ही टेक एडमिशन। यानी उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो प्रिपेयर किया और फिर उसने एडमिशन लिया। अब ये एडमिशन वो क्या करेगा, कम इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो चलिए, अब ये सभी तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अभी मैं कुछ ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आपको बताने वाला हूँ जो कि इससे हट के है, उसके बारे में भी कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं बात करूँगा एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो किसी वर्ड के ग्रुप में एक ही लेटर या साउंड से शुरू होने वाले वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं इस फिगर ऑफ स्पीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बट अ बेटर, बटर मेक्स अ बेटर बेटर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बी साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, अ बिग बली बीट्स अ बेबी बॉय। अब यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि जो बी है साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो साउंड है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। फिर अगला फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे मैं बात करूँगा रिपीटेशन की। तो रिपीटेशन इस फिगर ऑफ स्पीच में एक वर्ड या फ्रेज दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस, फ्रेज, वर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल की बात करें जो शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है, वो है ओ वो फुल, ओ वो फुल, ओ वो फुल, वो फुल डे। यहाँ पर देखिए वो फुल बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये थी फिगर ऑफ स्पीच की पूरी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मैंने दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।